हमारी प्राथमिक शिक्षा यही दाहलवा है के करीब में जी। और टैलेंट कलेक्शन अब तो हाई स्कूल हो गया है जी। कलवारी बस्ती से मैं 8वीं तक पढ़ा। सबसे अच्छी बात तो यही है कि आप जब सपना देखते हैं बड़ा तो आप इस चीज का ख्याल कम करते हैं कि रास्ते में कितने खाले गड्ढे ऊंचे रास्ते में कांटे क्या आएंगे। तो एक पल के लिए लगा कि हमारा सब कुछ चला गया जी। कि 99% में खत्म हो सका, 1% हमारे अंदर वही हमारा प्राण शक्ति है। तो हमारे चाहे नेताजी हुए, हमारे रमेश चाचा हुए, धर्मेंद्र चाचा हुए, सभी लोग हर क्षण खड़े रहे जी। तो मैं समझ गया कि ये हमारी ताकत है। ये हमको जरूर 100 तो नहीं कर पाएंगे लेकिन हमको 99 जरूर करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं शिव कुमार चौधरी। आपके बीच में लगातार हर छोटी बड़ी खबर को लेके आ रहे हैं, लेकिन आज हम ऐसी खबर को लेके आए हैं जो आपके छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज हम बस्ती जिले के बहादुरपुर विकासखंड के अंतर्गत दोबहट गांव में मौजूद हैं, जहां पर बजरंग प्रसाद यादव जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। इन्होंने अपनी कठिन परिश्रम के चलते और तमाम समस्याओं को झेलते हुए आईएएस की परीक्षा को पास किए हैं। आज ये पहली बार अपने गांव में पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद इनका फतहिया से भव्य स्वागत किया गया। जगह जगह पर इनका फूल माला पहना के इनका भव्य स्वागत किया गया और तमाम वाहनों से इनका काफिला इनके गांव पर पहुंचा है, जहां पर लोगों ने फूल माला पहनाया है, लोगों ने आरती उतारी है। आज यहाँ पूरा गांव आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि काफी भीड़ देखने को मिली है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। धन्यवाद। पहला सवाल आपसे है कि आप की प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई? जी, हमारी प्राथमिक शिक्षा यही दाहलवा है के करीब में जी। और टैलेंट कलेक्शन अब तो हाई स्कूल हो गया है जी। कलवारी बस्ती से मैं 8वीं तक पढ़ा और हमारे सर जी भी बगल में ही है। हाँ, जरूर उनको दिखाएं। खास करके दोनों लोग हैं, प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय। इसके बाद मैं आगे की पढ़ाई लिटिल फ्लावर हाई स्कूल 10वीं तक, फिर 12वीं उर्मिला एजुकेशनल अकेडमी बस्ती से किया। तो एक और सवाल आपसे है कि आपके पिताजी की हत्या होती है, बाबा जी की दुर्घटना होती है, ऐसे में आपने अपने हौसलों को कैसे बुलंद रखा ताकि बच्चे ऐसी घटना पाने के बाद उनका दिल टूट जाता है, तो आपने हौसला बढ़ाए रखा, कैसे रखा? ये बेहतरीन बात है कि आप, सबसे अच्छी बात तो यही है कि आप जब सपना देखते हैं बड़ा तो आप इस चीज का ख्याल कम करते हैं कि रास्ते में कितने खाले गड्ढे ऊंचे रास्ते में कांटे क्या आएंगे। आपके सामने केवल वही लक्ष्य दिखता है, केवल ध्रुव तारा की तरह वही लक्ष्य आपका मार्गदर्शन करता है। और यह समस्याएं जो भी घटित हुई, आप सब जानते हैं, हमारे साथ जानते हैं, एक केवल उसमें हमको रोकने का प्रयास कर रही थी। जी, मैं उसको इस तरीके से नहीं ले रहा था कि वो हमको खत्म कर रहे, वो मैं उसको जुनून की तरह ले रहा था क्योंकि सपना उनका था, परिश्रम मेरी थी, हमारी मेहनत में उनके खून की ताकत लगी थी, तो मैं कभी रुकने वाला नहीं था क्योंकि हमारा लक्ष्य पूरा स्पष्ट था कि मैं वहीं दम लूंगा जहां पर उनके नाम का झंडा फहरा सकूं। और इस बीच में हौसले, हमने अपने पिताजी को खोया तो हमारे लिए तो एक पल के लिए लगा कि हमारा सब कुछ चला गया जी, कि 99% में खत्म हो सका, 1% हमारे अंदर वही हमारा प्राण शक्ति ही बची जी। तो उस समय में वही भगवान, जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में मार्गदर्शन करते हैं कि आपका केवल एक मात्र काम है काम करना जी, वही निष्काम कर्मयोग आपका प्रदर्शक होता है और उस स्थिति में आपको जो खड़ा रखता है वो हमारे सभी जो साथी उपस्थित हैं हौसले से भरे हैं, यह उस समय हमको हर स्तर पे मजबूत करते हैं जी। उन्होंने इतना बना दिया था कि आप समझिए कि 1-2 घंटे नहीं बीते थे, 1-2 दिन के अंदर में हमारे पास कितने फोन, कितने समर्थन, 8, 10, 20 लाख रुपए ऐसे खड़े थे कि आप बेटा कभी जरूरत होगी बताना जी। तो हमारे चाहे नेताजी हुए, हमारे रमेश चाचा हुए, धर्मेंद्र चाचा हुए, सभी लोग हर क्षण खड़े रहे जी। तो मैं समझ गया कि ये हमारी ताकत है। ये हमको जरूर 100 तो नहीं कर पाएंगे लेकिन हमको 99 जरूर करेंगे। और आप समझिए कि हौसला बुलंद रखने के लिए तो 50 से 51 हो जाए, यही बहुत है जी। नहीं तो देखने वाले के लिए 99 कमाओ कहेगा 100 तो नहीं हुआ जी। और बहुत लोगों के लिए तो 51 भी काफी है कि 50 से ज्यादा तो हो गया जी। तो आपकी सोच सकारात्मक हो और ये लोग हमेशा आपको जरूर मार्गदर्शित करते रहेंगे, जरूर आप सफल होंगे। कितनी भी विकट परिस्थितियां, वो बाधाएं कितनी पथ पे, जब लोग एक आगे परिवार की तरह पढ़ रहे थे, ऐसे में आपका सहयोग परिवार था। अभी भी इससे ज्यादा सपोर्ट मिला या? ये बड़ा बेहतरीन सवाल कि जो जॉइंट फैमिली होती है तो उसके पास भी इतनी ताकत होती है कि वह उस स्थिति में आपको रोक सकती है जी। आपकी, हम तो बचपन से पढ़ते आते हैं कि अगर हम 10 लाठी को इकट्ठा कर दें तो एक मजबूती भी हो जाती है। और वो कोई विपत्ति अगर कोई एक हमारे लिए तो लगा कि
सब सिंहासन ही टूट गया, लेकिन ये लोग हमको हमेशा मानसिक तौर पे मजबूत करते रहे। और आप जब म्यूचुअली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मैं उनको काफी समझाता था। हमारा दायित्व उस समय पिताजी के न रहने के बाद ये सबसे ज्यादा बढ़ गया था, लोगों को समझाना। जी। आपके पास क्योंकि वो लोग इतने मजबूत नहीं है जिनके लिए वही सब कुछ थे, तो हमारी बार बार जिम्मेदारी बढ़ती थी कि मेरी माता जी, मैं भी इस पूरी यात्रा में 2 ही 3 लोगों से बात भी किया कंटिन्यू, और किसी से नहीं हो पाया। हमारे काफी साथी फोन करते थे, बात नहीं हो पाया। उसमें मामा जी, मम्मी जी, इनके अलावा किसी से बात समझिए घर पे, और घर से लोगों से होता था। वो हमें हमेशा मानसिक तौर पे मजबूत करते थे। तो आप ज्वाइंट फैमिली, आपकी कितनी भी अड़चन आएगी तो आपको संभाल लेगी। तो ये तो बेहतर चीज है ही कि संयुक्त परिवार अच्छा है। अच्छा, जैसे लोग इंटरव्यू में जाते हैं, आपने कहा कि बहुत कठिन परीक्षा है, तो मन में डर भी रहता है, तो कौन सा सवाल आपका सबसे आसान रहा जो कि आपको उम्मीद भी नहीं थी कि हाँ ऐसे भी सवाल पूछे जाएंगे? ये ऐसे वहाँ इंटरव्यू में थोड़ा बताऊं तो वो अंतिम चरण है, उसके पहले आपको लगभग 11 पेपर पास करने जी। हैं। तो आप चूंकि 12-14 लाख फॉर्म बढ़ रहे हैं, 8 लाख बैठ रहे हैं, 12-13 हजार पास हुए। सबसे कठिन जो परीक्षा है वो मेंस की है, जो 9 पेपर की होती है, 1750 नंबर। आपको हर 3 घंटे में 4-4 हजार शब्द लिखने हैं, और क्वेश्चन आप खुद नहीं जाने, तो वो मैं मानता हूँ कठिन है, क्योंकि वो 1750 नंबर की होती है। इंटरव्यू 275 नंबर का। ये है कि इंटरव्यू की, मैं आज IPS हूँ तो इंटरव्यू की वजह से हूँ। इंटरव्यू में उस लड़के में मैं समझाता था, काफी साथी हमारे नए हुए, और मैं तो बड़ा छोटा था, उनसे कहता था कि भले मुझसे सीनियर हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि तुम नंबर इसमें तो नहीं पाओगे, क्योंकि मैं जान रहा हूँ वो लोग क्या चाह रहे हैं। तो ये बात आपको भी ज्यादा लग सकती है, लेकिन सुधारो। हमारा साथी एक SDM हुआ, कहता है कि तुम्हारे चलते मैं SDM हो गया, नहीं तो वो नहीं हुआ होता। मैं उसको रोज कहता था निकला क्या नहीं, अगर कोई बच्चा गलत कर रहा है तो सीधा मुंह पे कहो कि तुम एकदम गलत कर रहे हो। देखो, सवाल कौन सा था जो ये सबसे आसान? सवाल आसान आप अगर कहें तो वहां पर बड़े बेहतरीन लोग हैं। उम्मीद भी नहीं थी कि हाँ ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं इस परीक्षा में। यस। हम अगर कहें तो वो सवाल ऐसा नहीं पूछेंगे जो बहुत कठिन हो। जैसे गायों की समस्या जी। उत्तर प्रदेश में छुट्टा पशुओं की ज्यादा है, तो इस पर हालांकि उनका सवाल जो होते हैं, कठिनाई तब बढ़ती है जब कंटिन्यूस क्वेश्चन होते जाते हैं। तो मेरे उस जवाब पे लगभग 10 बार क्रॉस क्वेश्चन, और वो लोग 65 साल प्लस होते हैं, सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर होते हैं और प्रोफेसर। तो वास्तव में कठिन सवाल नहीं पूछते, वो आपसे कहेंगे इस समस्या है, इसका बेहतरीन जवाब है, कैसे दे रहा है। आपसे सीधा पूछेंगे कि सरकार गायों को इतना पैसा दे रही है, तो क्या लगता है ठीक है? आप अगर कलेक्टर हो क्या करोगे? बस वो पूछे, हाँ एक सवाल पूछे थे आपके, बताऊं बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे मगनियार क्या है। तो ये अगर हम सोचे कि हमारे सिलेबस से नहीं जुड़ा है, तो ये सब चीजों की लोग जानते हैं, तो मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ। एक सरल बताऊंगे तो कहे कि मसाला भारत में कब आया था। सबके घरों में मसाला यूज होता है, और जो कि मैं लिखा था, मैं खाना बनाता हूँ। अच्छा, आपकी मजबूरियां तय करती हैं कि आपकी आदतें क्या होंगी। मेरी आदत में था पौराणिक प्रवचन सुनना, लोगों को मोटिवेट करना, आल्हा और बिरहा, ये सब अच्छी बातें सुनना, और था कि खाना ना बनाना, क्योंकि हमको जिंदा रहने के लिए इतनी चीजों की जरूरत थी। आपको हमेशा प्रेरित रहने के लिए ये सब अच्छी बातें सुनना जरूर। और मेरा कुछ, मैं 3-4 साल से गाना नहीं फिल्मी सुना हूँ, अभी 2-4 दिन से सुनने लगा। तो वो क्वेश्चन तो बोले कि मसाला कहाँ से आया, हम कहे सर मसाला तो भारत में बहुत दिन से है, केरल। अच्छा, मैं झूठ नहीं बोलता वहाँ। अच्छा, एक चीज झूठ ना बोले, 110 नंबर इंटरव्यू में पाया है। मेरा वन ऑफ द बेस्ट नंबर इंटरव्यू है, मैं 190 नंबर पाया। केवल हमारे 60 साथी 190 पाए हैं 1000 के रिजल्ट में। उतना नंबर देने का मतलब रहता है कि इसको केवल या DM या कप्तान ही बनाना, और कुछ नहीं। वो लोग चाहते हैं कि लड़का उसी लिए है, और उसके अलावा इसको कुछ मत बनाना, कि उसकी क्वालिटी बहुत अलग लेवल की है। तो हम कहे सर मुझे नहीं पता अभी। अगर वो कहते हैं कि गेस करो, तो कैसा बेटा गेस करो, हम कहे सर केरल से आया है, तो जान के क्या सही बताया। फिर अच्छा, लेकिन तुम बेटा आप थोड़ा गलत कर रहे हो, ये वास्तव में अंग्रेज ऐसे कुछ बताया कि वो लेके आए थे। हम कहें यस सर। पुर्तगाली, हाँ पुर्तगाली, पोर्टुगीज। तो वो ऐसे ही बड़े ही, मतलब आपकी वही चीजें जो संवेदनशील होकर ऐसे कह देंगे, आपके गाँव की समस्या है बताओ। अब जिस लड़के को गाँव से मतलब ही नहीं रहा, समस्या क्या बताएगा? तो आपके जिले की समस्या बताओ, क्या समाधान देंगे? अब कभी जिले को महसूस किया हो तब ना। हमारे पिताजी तो बहुत लड़ते थे, कितनी सारी समस्याओं को मैंने मत लिखूंगा, वही समस्या लिख दिया हूँ। तो वो है सबसे कठिन सवाल, यस, जिसका आपको आंसर पता ही नहीं। नहीं, अगर मैं बताऊं, चूंकि वहां पर आपसे 25-30 मिनट इंटरव्यू होता है, तो मुझसे लगभग 40-42 क्वेश्चन थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपसे तो बताना 2 ही 3 सवाल, मैं लगभग 30-35 में 32-33 का जवाब दिया था। मैं 1 ही 2 का जवाब नहीं दिया था, तो मेरा बड़ा बेहतरीन था। वो 1-2 सवाल कौन सा था? वो मैं बताया मसाला वाला था, बड़ा नॉर्मल था।
और एक था, अच्छा वो अगर गेस करने को कहे फिर मैं बता दिया था बाद में, और मुझे नहीं याद रहा। अच्छा पूरा सवालों की लिस्ट मेरे यहाँ है तो मैं भेजा हूँ सब बच्चों को। जी अगला सवाल जी। कि आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलना कि मुझे आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, ये बनना है, कहाँ से मोटिवेशन मिला शुरू में आप पढ़ते थे? बस इसकी चर्चा तो मैं बहुत जगह किया हूँ, जी। जो स्टॉक पे है और इंडिया टुडे पे है, बहुत जगह है 30 सेकंड चर्चा। और मोटिवेशन आपको परिस्थितियां में कहा ना, मोटिवेशन वो करेंगे। आप जब किसी चीज में फंसेंगे तो खुद सोचेंगे, अपने को निकालने को तो सोचेंगे, फिर आप सोचेंगे कोई, अगर आपका दिल अच्छा है तो आप सोचेंगे कि और न फंसने पाए, अगर आप स्वार्थी है तो आप सोचेंगे मैं कैसे निकल जाऊं। तो ये मोटिवेशन मिलता है जब आप फंसते हैं तब मिलता है। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? यस, अच्छा ये पढ़ाई में कहा ना कि जितना आप संवेदनशील हैं, लोगों को बगल में समझ रहे हैं, वही पढ़ाई है। किताब की पढ़ाई बहुत कम पढ़ाई है। दरअसल लोगों के मन में एक सवाल होता है कि आईएएस बनने के लिए 50 घंटा कहा ना कि स्थितियां, मैं ऐसे कहूँ तो मैं कभी 6-7 घंटे ज्यादा पढ़ा ही नहीं जी। मैं पढ़ता कम था लेकिन सोचता ज्यादा था। कोई इसे विषय खुद उठाता था, 3-3 घंटे इसे सोचता रहता अकेले में। मेरा इतना, मैं कोशिश करता था, मेंटल कैलिबर बढ़ा लिया था कि मैं ही क्वेश्चन आंसर करता था कंटिन्यू 2-2, 3-3 घंटे अपने आप में। ये रियल पढ़ाई, हाँ इसका जवाब ये और किताब तो आप बेहतर पढ़ेंगे ही तो पढ़ाई आप, अच्छा जब परीक्षा नजदीक आएगी तो खुद ही आप 15-16 घंटा क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन उताक महीना मैं 3-4 बजे सुबह तक पढ़ता था, लेकिन बहुत कम दिन ज्यादा, तो काहे बच्चों को कहूँ कितना ज्यादा पढ़ता था। एक भावना लोगों के बीच में है, क्योंकि जो इंटरमीडिएट परीक्षा पास किए थे, टापा अरविंद ने इंटरव्यू किया है जल्द ही, इनका कहना है कि आईएएस बनने में, पीसीएस बनने में बड़ा महंगाई है, कोचिंग में बड़ा फीस लगता है, क्या ऐसा कुछ है? हाँ ये बात ठीक है। कोचिंग अगर आप कहें तो कोचिंग उनके लिए जरूरी है जिनके पास कोई है नहीं बताने वाला। जी। मेरे तो मैं कहा शुरू से लेकर अंत तक अपनी ही यात्रा रही, खुद ही समझ रही। तो कोचिंग में लिया था तो कोचिंग में बड़ी परेशानी थी। 1,25,000 ही देना था। हमारे पापा पूरा गेहूं बेच दिए थे, 40-50 हजार हुआ था जी। धर्मेंद्र चाचा 50 हजार दिए, ऐसे लोग सपोर्ट किए उस समय तुरंत ऐसे। तो वो आप तब जरूरी पड़ेगी। अब ऑनलाइन हो गया है, मैं समझता हूँ ऑनलाइन अब हर चीज अवेलेबल है। आप फ्री में 10-15 हजार में कोर्स पा जाएंगे पूरा। और सबसे ज्यादा केवल सरकारी किताब पढ़ें। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण था वो वही मोटिवेशन जी, कोई हो बताने वाला जी। तो वो अब हमारे साथी न केवल कम पैसे में पढ़ सकते हैं, दूर से पढ़ सकते हैं। आप बस्ती जाइए, रूम लीजिए, एक लैपटॉप खरीदिए, पढ़िए। अब तो सरकारी लैपटॉप भी फ्री बांट रही है। तो अब मैं समझता हूँ पैसा वाला चीज काफी कम हो गया। हाँ चुनौती थोड़ा पहले थी, लेकिन कोविड के बाद में कम। अच्छा एक सवाल और आते हैं कि लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है और हिंदी मीडियम पढ़ा है, तो इसमें कोई इंग्लिश और हिंदी मीडियम का कोई अंतर नहीं होता है? गजब। अब मैं तो आपके सामने हिंदी मीडियम से हूँ शुरू से लेके, और बीएससी ये अक्सर आता है चूंकि गांव के मामले में। बेहतरीन ये क्वेश्चन इसलिए आ रहा है क्यों हमारे जो 600-700 साथी सिलेक्ट होते हैं जी, मुश्किल से 20-30 हिंदी से होते हैं जी। और हिंदी की आबादी 70% लोग हिंदी जानते। तो ये तो है कि कभी कभी आपको लगेगा कि असंभव है जी, लेकिन वो वास्तव में संभव है नहीं। मीडियम को लेकर समस्या, लेकिन अब हमारा प्रयास जो यूपीएससी है वो कर रही है कि मीडियम को लेकर दिक्कत ना हो। हमारा इतना बेहतरीन नंबर है कि इंग्लिश वालों को नंबर नहीं होता ना जी। तो मीडियम अब बाधा नहीं है। कहीं पढ़े, किसी जगह पढ़े। मैं तो टैलेंट दालावा पे 40,000 रुपए में पढ़ा था जी। कितना ज्यादा फीस थी जी। आज तो 2-3 हजार फीस है स्कूलों की जी। और यही सब लोग पढ़ाए थे। तो वो बाधा नहीं है। आज पहली बार आप आए अपने गांव में, लगभग 4 साल का वक्त गुजरा। आपको कैसे लगा? जगह जगह पे स्वागत किया गया, जगह जगह पे लोग खड़े थे देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए, यहाँ तक कि आपसे फोटो सेल्फी लेने के लिए लोग परेशान थे। हम लोग भी फोटो नहीं ले पाए आपका। हमारी झलक पाने का उनका मुख्य उद्देश्य तो नहीं था जी। वो इतना खुशी थे, इतने आह्लादित थे जी। कि उनको बहुत एक सपना वास्तविक होता दिख रहा था हमारे लोगों को। तो वो यही देखना चाह रहे थे कि उसका मुंह दिखे ना दिखे, बस देख जाऊं, क्योंकि वो काफिला उनका था, वो लोग वही थे, वो सपना उनका था, वो पूर्ति उनकी थी, तो सब कुछ उनकी थी। केवल उस परिणत होते हुए उनकी वो खुशी व्यक्त कर रहे थे। और हमारे लोग अपने लोगों के बीच में खुशी का तो आप बात पूछ ही नहीं सकते कितनी ज्यादा होती है। तो ये जो आपकी सफलता है, इसमें किसका किसका हाथ है, किसका किसका श्रेय? सभी का रोल है। आपके पक्ष करने वालों को, आपके उस दौर में आपका साथ ना देने वालों को, क्योंकि जो साथ नहीं देता वो भी आप मोटिवेशन की तरह लेते हैं आपके साथ। और ये पूरी सफलता मैं अपने पिताजी को समर्पित करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की अभिप्रेरणा, उन्हीं की यात्रा, उनके रहने न रहने के बावजूद उनका हमारे अंदर में हमेशा उनको महसूस करता हूँ। तो उन्हीं का नैतिक दायित्व की वजह से आज मैं हूँ। और मेरे माता जी का त्याग, हमारे सभी साथियों, सभी गुरुजनों का आशीर्वाद, सो सब बच्चों की इस युवाओं का आत्मबल रहा
कि हम इस जगह तक पहुंचे। मैं उन्हीं को, सभी को सफलता समझ। पहली बार आप जब अधिकारी बनेंगे, कुर्सी पर बैठेंगे, तो समाज के लिए कौन सा ऐसा कार्य करेंगे कि जो लोगों के मन में एक होगा कि चलिए इन्होंने ये काम किया। जी हम कहें तो काम की बात, जो सर्विस है वो सभी एक कांस्टेबल से लेके जो हमारे प्राइमरी में शिक्षक हैं, सब हर स्तर पर भारत वर्ष को मजबूत करते हैं। इसलिए मैं कभी नहीं कहा था कोई सर्विस छोटी बड़ी है जी, वो केवल एक अगले क्रम पे आप सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो बस उस तरीके से मुझसे जो हो सकेगा कि मैं एक आईपीएस के रूप में जो हमारी पोस्टिंग होगी, मेरा प्रयास रहेगा कि ऐसे जो हमारे साहब लोग हैं कि मैं कितना ज्यादा हर एक पुलिसकर्मी को, हर एक लोगों के बीच की जो दूरी है, अभी आए थे इंस्पेक्टर साहब, बात हो रही तो कह रहे थे कि हाँ हम लोग कर ही रहे हैं कि दूरी को खत्म किया जाए, कि लोग ये ना समझे कि पुलिस आपकी रक्षा करने के लिए है जी। कहीं कुछ कमजोरियां हैं तो उसको लड़ने का तरीका है कि आप संगठन बनाए। अच्छा, वास्तव में होता क्या है दिक्कत, ये तो बात साधारण बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी के साथ आपको लग रहा है कि इस पक्ष की सुनवाई नहीं हो रही है किसी मामले में, तो आप संगठन बनाएं, क्योंकि उस मामले में जब सुनवाई नहीं होती है किसी कारण से तो लोग साथ नहीं देते हैं। अगर आप समूह बना के किसी डबाड़ गांव के लोग अभी जा करके खड़ा हो जाएं तो इंस्पेक्टर मजबूर हो जाएगा, उसको लगेगा कि हाँ बात सही है। तो आपकी संगठन, तो इसलिए संगठन सबसे बड़ा जरूरी है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा तो दूरी को खत्म करूं, लोगों तक जुड़ सकूं, महसूस करा सकूं कि एक आईपीएस नहीं, एक पुलिस नहीं, एक सब अधिकारी आपके अपने लोग हैं। कभी फोन करिएगा, जरूर उस जिले में मुलाकात होगी, जा रहूंगा। तो हमारे चैनल को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे हम ऐसी खबरों को, मोटिवेशन खबरों को आपके बीच में लगातार लेके आ रहे हैं। इसलिए लेके आ रहे हैं कि जो हमारे अभिभावक इस माझा क्षेत्र में, द्वाबा क्षेत्र में निवास करते हैं, उन्हें जानकारी मिल सके और बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। एक अभिभावक अगर निश्चित तौर पे मेहनत करे, अपने बच्चों को सही गाइडलाइन दे, तो निश्चित तौर पे बच्चा आगे बढ़ेगा और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। जैसा बजरंग प्रसाद यादव जी ने करके दिखाया है, इस क्षेत्र के लिए इन्होंने एक मिसाल पेश किया है। इस मिसाल की अब लोग अपने बच्चों को एक मिसाल के रूप में प्रस्तुत करेंगे और दिखाएंगे। आज हम बात करेंगे इनके जो प्राथमिक शिक्षक थे और नरसिंह यादव जी हमारे साथ मौजूद है। आपका जो शिष्य है आज जो है एक अधिकारी के रूप में आपके बीच में मौजूद है, क्या कहेंगे, आपको कैसी खुशी महसूस हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी है, अपार हर्ष है। और जैसा कि देख रहे हैं पूरा जनमानस एकत्रित है, फुटहिया से लेकर के और यहाँ तक काफी भीड़ रही। सारे ग्रामवासी और सारे लोग और हमारे क्षेत्र के ही एक और होनहार जो है और विधायक के रूप में बस्ती सदर में जो मौके पे है आदरणीय महेंद्र नाथ यादव जी, उनकी भी उपस्थिति रही। वो भी कहीं न कहीं एक प्रेरणा के स्रोत है इस क्षेत्र के लिए। और फिर मेरा अपना विद्यालय जिससे आपकी भी सहानुभूति बनी रहती है और बच्चा वहाँ से निकला है, इसका भी अपना कहीं कहीं लोग बता रहे हैं। मुझे क्या कहना है कि उसका भी अपना एक योगदान है, कंट्रीब्यूशन है छोटा सा। जैसा कि बजरंग प्रसाद ने कहा अभी कि बहुत सारी चीजें मिल करके तो कोई एक चीज तैयार करते हैं। जैसे एक फावड़ा को कह दीजिए इसमें किसका योगदान है, तो जनरल लोग कह देंगे कि इसमें सिर्फ लकड़ी और थोड़ा सा ये लोहा लगा है, लेकिन और लोग सोचेंगे लकड़ी कहाँ से आया, उसको कुछ लोगों ने काटा है। जिसको काटा है वो पेड़ किसने लगाया, उसको पानी किसने दिया, आयरन कहाँ से आया, खादान से आया। यानी बहुत सारी चीज़ों को मिला करके एक जो यूनिट टू यूनिट मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। और जब इस तरह से होता है कोई अच्छी चीज निकल के आती है। कि देखिए जो विधायक हैं बस्ती सदर के महेंद्र यादव जी, उनके भाई साहब हैं। आपका स्वागत है कि आपके क्षेत्र में लगातार प्रतिभाएं आगे बढ़ रही है। जैसा कि बजरंग प्रसाद यादव जी आपके साथ मौजूद हैं, आप स्वागत में जो है पुटैया से लेके यहाँ तक है, आप कैसा महसूस करते हैं और यहाँ के लोगों को क्या संदेश देंगे? अब ये महसूस तो ऐसा है कि इसको आप व्यक्त नहीं कर सकते कि अगर हमारे माझा क्षेत्र में अगर हम लोग बस्ती जिले में कहीं जाते हैं, बताते हैं जी, तो लोग कहते हैं कि माझा का आदमी बालू किनारे का आदमी। तो हमारे क्षेत्र में लोग अभी तक नौकरी के रूप में जानते थे कि दौड़ निकाल लो सिपाही हो जाओ, जी, 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 कम मेहनत जी और कम पैसे में, या ज्यादा थोड़ा सा और पढ़ लिए तो बीएड बीटीसी करके मास्टर हो जाओ। लेकिन इन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है कि हम लोग भी सीना ठोक के कह सकते हैं कि कम संसाधन में और कितने भी विकट परिस्थिति हो बच्चा IAS IPS बन सकता है। ये ऐसा एग्जाम्पल इन्होंने प्रस्तुत कर दिया है जिसकी कितनी भी तारीफ की जाए कम है। तो आपके आचार्य रामचंद्र सूत्र से जिनको पढ़ करके लोग IAS बन रहे हैं जी, तो हम माझा क्षेत्र को इतना पीछे क्यों? माझा क्षेत्र को हम नहीं पीछे समझते, ये सोच है जो पीछे समझते हैं लोग। उसी सोच को ये मानकर कि हम पीछे नहीं हैं,
उसी का एग्जाम्पल उन्होंने प्रस्तुत किया कि हम पीछे नहीं, हम आगे जा सकते हैं। जितना कहना था उन्होंने काफी कुछ कह दिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमारे एग्जाम्पल है, पूरा विश्व उनको जानता है। लेकिन कभी अगर हम कहते थे, यही जो आपने कहा, हमें ये बताना पड़ता था कि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की धरती के हैं, हम वही गाँव के हैं, तब लोग जानते थे कि हाँ कौन है। नहीं तो दुबाट, माझा, कलवारी ये बताने पे यही लगता था कि माझा है। दरअसल सर, आप ऐसी धरती पे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की धरती है, आप BCS IAS और IPS बन रहे हैं, तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए इस धरती से क्या करना चाहिए? बेहतर, बड़ा गजब लाइनें लिखे थे। अच्छा, मैं उनका योगदान बताऊं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सबसे मूर्धन्य विद्वान, आलोचक, समालोचक थे ही। सबसे खूबसूरत बात है कि मैं परीक्षा हिंदी साहित्य विषय से निकाला हूँ, तो यानी कि वो हिंदी के विद्वान में उन्हीं की, समझिए कि उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की माटी को, वो उसी माटी की खुशबू का परिणाम है कि आज मैं महका हूँ, क्योंकि हिंदी साहित्य मेरा वैकल्पिक विषय रहा, 500 नंबर का होता है। और बड़ा गजब लाइन लिखते थे। उनके चिंतामणि जो है इरमंद, वृक्ष के बारे में लिखते थे कि वृक्ष की काया न है तुम्हारा द्रुम। ये वास्तव में कहते थे कि जो वृक्ष है वो छाया सबको दे रहा है, और उसके, अच्छा वो कब सोचे थे, ये कुत्ता था बैठा हुआ था वृक्ष के नीचे, छाया ले रहा था, तो एक आदमी गुजरा, डंडा मार के भगा दिया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसी संवेदना लिख रहे थे कि वृक्ष तो नहीं भगा रहा है, छाया तो वो दे रहा है, और वो नहीं पहचान रहा है कि दीमक बैठ रहा है, कुत्ता बैठ रहा है, जानवर बैठ रहा है, मनुष्य बैठ रहा है, ये भेदभाव वृक्ष नहीं कर रहा है। तो मनुष्य तुम कितने यहाँ हम कहें कि आत्म स्वाभिमानी हो गए हो कि अपने आप ऊपर अहंकार इतना ज्यादा, दूसरे को समझ नहीं रहे हो। तो वह शिक्षाएं समावेशन की शिक्षा देती हैं, और यह शिक्षा वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की शिक्षा के रूप में आशीर्वाद हमको और आगे तक ले जाएगा, वो हम उनको भी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान मानता है। तो नमस्कार, धन्यवाद। ऐसी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।